यूपी पुलिस एग्ज़ाम 17 का सेकंड शिफ्ट हो चुका है, जिसका पेपर सेट DH1 हम लोग आपको इसका सलूशन कराने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको हिंदी का अभी सलूशन करा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कौन से पृष्ठ से हिंदी की शुरुआत हुई है, हम उस पर चलते हैं। और हमने हिंदी के प्रश्न यहाँ से खोज लिए और कहाँ 39 नंबर से इसमें हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हुआ है। टोटल प्रश्नों की संख्या हिंदी में सभी लोग बोलते हैं 37, लेकिन हमने इसमें काउंट किया। आप भी काउंट कर सकते हैं, प्रश्नों को हम हल कराएंगे, आप भी काउंट कर सकते हैं। टोटल 38 क्वेश्चन है, जिसका सोल्यूशन हम फटाफट आपको करा देते हैं। जैसे निम्नलिखित में से 39वां क्वेश्चन है, इसमें हिंदी का अर्थात पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या के हिसाब से 39वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द पूछा है, तो मृतिका तद्भव है? नहीं। वानर है, वानर जो है वह तद्भव शब्द है? नहीं। ओष्ठ तद्भव शब्द? ये भी नहीं। उल्लू जो है वो तद्भव शब्द, इसका तत्सम शब्द होता है उलूक, और उल्लू जो होता है ये तद्भव शब्द है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, मतलब तत्सम पूछा है संस्कृत का शब्द। तो यहाँ पहला ये दिख रहा है, सुक्ष जो है ये तत्सम शब्द होगा आपका। ऑप्शन ए जो है ये राइट होगा, ऑप्शन ए राइट। बाकी सबको देख लेंगे तो जैसे सीख दिया है, सांवला दिया और सिंह, ये शब्द क्या है? ये तद्भव शब्द है। अगला देखते हैं हम निम्नलिखित में, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? अर्थात चांदनी का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो पर्यायवाची चांदनी का क्या होता है? इसमें देख लेंगे हम, ज्योत्सना और ललना। तो ज्योत्सना तो होता है मगर ललना नहीं होता है, इसमें पहला ऑप्शन गलत है। कौमुदी और मंदाकिनी, कौमुदी भी होता है मगर मंदाकिनी नहीं होता है। कौमुदी और ज्योत्सना, देखो यहाँ भी कौमुदी और ज्योत्सना मिल गया, अर्थात ये दोनों चांदनी के पर्यायवाची होते हैं, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? अर्थात जो वाक्यांश दिया गया है कौन सा उसके लिए सही बैठ रहा है, कौन उसके लिए सही है, उसको हम लोग चूज करेंगे। शत्रु को जीतने वाला क्या अजात शत्रु होता है? गलत दिया हुआ है। शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु नहीं होता है, ये गलत है। जो पढ़ा न गया हो अर्थात अपठनीय है? गलत, ये भी नहीं होगा। जो पहले न हुआ हो, होनहार बोलेंगे उसको, ये भी गलत। आदि से अंत तक आद्य, अर्थात ऑप्शन डी सही है। आदि से अंत तक को आद्योपांत बोलते हैं, आद्योपांत अर्थात आदि से अंत तक, ऑप्शन डी राइट हो। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है? श्रुति सम बोले या समश्रुति भिन्नार्थक, दोनों का मतलब एक ही है, कि मतलब इन दोनों का अर्थ लिखना है। एक युग्म दिया रहेगा उसका अर्थ लिखना होता है, जैसे निर्वाद दिया है और निर्विवाद दिया है, तो इसका युग्म कौन सा सही है उसमें हमको खोजना है। तो निर्वाद का मतलब होता है निंदा, जो याद किया होगा उसको पता होगा। और मान लो नहीं भी पता है तो निर्विवाद का तो मतलब पता ही है ना, निर्विवाद का मतलब जो विवाद रहित हो, जिसमें विवाद न हो। तो इसमें हम देख लेंगे सेकंड वाले में जो जैसा रहेगा उसी के हिसाब से बैठाना है। जैसे निर्वाद पहले है तो निर्वाद का पहला होना चाहिए, और निर्विवाद बाद में तो उसका बाद में होना चाहिए। यहाँ जैसे देखिए विवाद रहित दे दिया है पहले, तो बहुत बच्चे इसको टिक कर देते हैं, वो देखते नहीं है, वो इसको टिक कर देते हैं। और एक बार OMR पे आप लोग जानते हैं कि एक बार टिक कर देने पे कुछ नहीं होता है बाद में। तो अर्थात ध्यान देकर हमें प्रश्नों को हल करना है। निर्वाद दिया है और निर्विवाद, निर्विवाद का मतलब होता है विवाद रहित, जिसमें विवाद नहीं होता। सेकंड में हम देख लेंगे कहाँ दिया है विवाद रहित, तो ऑप्शन डी में दिया है विवाद रहित, अर्थात ऑप्शन डी राइट होगा। निर्विवाद, निर्वाद का मतलब है निंदा, हम आपको बताएं, और निर्विवाद का मतलब है विवाद रहित, इसको याद करना होता है। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो अशुद्ध है यहाँ ध्यान देना होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अशुद्ध पूछा है, नहीं कि देख लिए पहला ही सही या दूसरा सही, जो सही उसी को क्लिक कर दिए, ऐसा नहीं। जो अशुद्ध है उसको हमें सही करना है। ऑप्शन ये देखें, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, सही बात है, मतलब सही क्वेश्चन का मतलब सही है, कहीं त्रुटि नजर नहीं आया। कौशल्या भी सही लिखा है और बाकी सब सही लिखा ही है। और ऑप्शन बी देख लेंगे, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, तो हम आपको बता सकते हैं कि यही ऑप्शन बी जो है यही मतलब गलत है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। तुम मेरे तरफ, मेरे तरफ नहीं मेरी तरफ होगा। यहाँ मेरे, मेरे को, तेरे को, ये सब हिंदी में नहीं चलता है भाई, यहाँ मेरी होगा, यहाँ त्रुटि है, मेरे की जगह मेरी होगा, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, गलत चूज करना है। तनुज, तनुजा, तनुज का स्त्रीलिंग तनुजा होता है, यह सही बात है। बनिया का स्त्रीलिंग बनियान होता है क्या? भाई बनिया का स्त्रीलिंग बनियान कब से होने लगा, यही गलत है भाई, अर्थात ऑप्शन बी राइट होगा। आगे भी देख लेंगे, सांप का सापिन होता है कि नहीं, होता है भाई। चूहा का स्त्रीलिंग चूहिया ही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वधु का बहुवचन क्या होगा? अब ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें जिसको शुद्ध रूप लिखना आता होगा वही कर पाएगा। जैसे वधु का वधु, वधुएं होता है सबको पता है, लेकिन कैसे लिखेंगे? तो जो बड़ा ऊ है वधु में, तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जब एक वचन से बहुवचन वधु का बनाएंगे तो बड़ा ऊ छोटा ऊ में बदल जाता है।
तो पहले हम छोटा ऊ देखेंगे, तो ऑप्शन ए वैसे ही गलत हो गया, बड़ा ऊ है। यहाँ ऑप्शन बी में भी बड़ा ऊ है, ए भी गलत हो गया। अब सी डी सेम सेम। तो पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यह यति लिखा है, बधुएं में यह यति जो होता है उसको लिखा है, तो हम उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। जिसमें मात्रा का शब्द होता है उसको हम प्रायोरिटी देखते हैं। तो बधुएं ये सही होगा, अर्थात ऑप्शन डी राइट हो गया। माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ, रेखांकित शब्द में कारक पूछा हुआ है, अर्थात कारक से प्रश्न है। तो जो इसमें रेखांकित किया हुआ है, देखो बोल भी दिया है रेखांकित शब्द में, क्योंकि ने भी एक कारक है, लेकिन हमें जवाब देना है जिसमें रेखांकित किया हुआ है, अर्थात यहाँ बच्चों को रेखांकित किया, इसमें कौन सा कारक है। तो इसका जवाब हम देख लेते हैं। ऑप्शन में ए में दिया है आपादान कारक, क्या आपादान कारक है? नहीं। संबंध कारक भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई संबंध दिखा नहीं रहे। करर कारक भी नहीं है, किसी साधन या किसी के द्वारा थोड़ी हो रहा है। इसमें है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्यों है? क्योंकि माँ ने बच्चों को, संप्रदान कारक में कोई चीज़, जो चीज़ हमेशा के लिए दे दी जाती है वापस नहीं दी जा सकती, तो वो संप्रदान कारक में आता है। जैसे माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, तो क्या माँ बच्चों को मिठाइयाँ देकर वापस लेगी? नहीं, नहीं लेगी, नहीं लेगी, आप लोग बताएंगे। तो अर्थात इसमें संप्रदान कारक, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो भौतिकी शब्द में प्रत्यय पूछा हुआ है। तो प्रत्यय भाइयों पीछे से जुड़ता है, कोई शब्द होगा उसमें जो होता है प्रत्यय, यह शब्द के पीछे से जुड़ता है। तो भौतिकों को जब हम तोड़ेंगे तो भौतिक एक शब्द निकलेगा और दूसरा बड़ी ई, अर्थात ऑप्शन बी जो है यह सही होगा। निरअभिमान में देख लेंगे अगला क्वेश्चन। निरअभिमान में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग कोई शब्द होता है उसमें आगे से जुड़ता है। क्या होता है? उसमें आगे से जुड़ता है। जैसे निरअभिमान में निर उपसर्ग है, तो निर प्लस अभिमान में टूटेगा, तो अभिमान यानी अमात्रा जो होता है वह अलग होते ही र जो होता है मतलब अर्थात व्यंजन वह आधा हो जाता है नीर प्लस अभिमान में। तो नीर दो दिया है, एक यहाँ ऑप्शन ए में, ऑप्शन डी में भी नीर है। तो जो छोटा र होता है अर्थात हलंत वाला, उसको हम लोग क्लिक करेंगे, उसको हम सही लेंगे। नीर अभिमान, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? समास विग्रह की बात किया है लेकिन सही नहीं हुआ है, मतलब समास विग्रह सही नहीं हुआ, उसको हम लोग देखेंगे। वेद और पुराण, हाइपन लगा हुआ है भाई तो और लग जाता है। वेद और पुराण अर्थात यह सही है। दे के दे साला, दे लता दिया हुआ, लता रूपी दे, यह भी सही है, यह भी सही है। हमें गलत देखना है भाई, यहाँ विग्रह सही नहीं हुआ उसको। यज्ञ के लिए साला, यज्ञ के लिए साला जो होता है यज्ञशाला होता है, यह भी सही। नौ निधि अर्थात 9 प्रकार की निधियाँ, यह गलत है भाई, ऐसा नहीं होता इसका। 9, ये ऑप्शन डी राइट है भाई। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चयवाचक सर्वनाम उसका, तो ऑप्शन ए में दिया है कौन, ऑप्शन बी में दिया है कुछ, ऑप्शन डी में दिया है यह, ऑप्शन सी में दिया है यह, सॉरी भाई, ऑप्शन सी में दिया है यह, ऑप्शन डी में दिया है क्या। तो यह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, बाकी सब निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं। कविश्वर का संधि विच्छेद पूछा है। अब कविश्वर का संधि विच्छेद तो सभी को आता होगा, मगर इसमें देखा जाता है कि कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है, उस हिसाब से करेंगे। जैसे कवि प्लस ईश्वर, कविश्वर का तो सबको पता है, मगर कैसे लिखेंगे, कवि कैसे सही लिखा जाता है? कवि में क्या बड़ी ई की मात्रा होती है? नहीं भाई, ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी राइट, क्योंकि कवि सही लिखा और ईश्वर में बड़ी ई होता है, ए भी सही लिखा, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग हुआ? इतना सरल क्वेश्चन पूछा है भाई कि अगर कोई केवल चिन्ह, देखो यहाँ कौन सा चिन्ह है, कोई भी बता सकता है भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। किसका? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें देखिए ऑप्शन डी में दिया है प्रश्न सूचक चिन्ह, ऑप्शन डी राइट होगा भाई। ईमानदार में कौन सा विशेषण है? विशेषण पूछा है ईमानदार में, तो मैं आपको बता देना चाहूँ, ईमानदार मतलब कोई आपका गुण बता रहा है, दोष बता रहा है, रंग बता रहा है किसी प्रकार का, तो ये आपका गुणवाचक में आता है। यह क्या कोई संख्या है? ऑप्शन में दिया है संख्यावाचक विशेषण। तो क्या ईमानदार कोई संख्या है? तो आप बताओगे नहीं भाई, संख्या तो नहीं है, तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। सार्वनामिक विशेषण की बात करता है, क्या ईमानदार सार्वनामिक विशेषण? यह भी नहीं। हमने आपको बताया कि आपका कोई गुण बताए, दोष बताए, रंग बताए, ये सब क्या होता है? ये सब गुणवाचक विशेषण में आता है, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? अर्थात किसमें सकर्मक क्रिया है, कर्म सहित सकर्म। तो हम इसमें देख लें, राम मंदिर अयोध्या में बना, तो इसमें हम पता लगाएंगे कि मतलब इसमें हम पता लगाएंगे कि जो कर्ता होता है और जो क्रिया हुआ है उसके बीच में क्या लगा के हम पता कर लेते हैं कि जिसमें क्या का जवाब हमें मिल जाएगा उसमें सकर्मक क्रिया होगा, जिसमें नहीं मिल पाएगा वह अकर्मक। जैसे राम मंदिर अयोध्या में बनाए, राम मंदिर क्या बनाए, तो कोई जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। रमेश ने
खिलौने खरीदें। तो इसमें क्या है, संज्ञा देखो रमेश है और खरीदना उसकी क्रिया है। तो हम चेक कर लेंगे इसमें क्या लगा कि रमेश ने क्या खरीदा, तो जवाब मिल रहा है भाई खिलौना खरीदा, अर्थात ऑप्शन बी में सकर्मक क्रिया है। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ दिया हुआ है, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है, मतलब काल पूछ रहा है, इसमें कौन से काल का है। गाय मीठा दूध देती है अर्थात गाय जो है उसकी मतलब डेली की क्रिया है, मीठा दूध देना यहाँ से पता चल रहा है, देता है ती है और इससे भी पता चल रहा है। तो अर्थात यह भूतकाल का तो है ही नहीं, ये तो ऑप्शन बी हो ही नहीं सकता। वर्तमान काल का है, वर्तमान काल में चेक करेंगे कि कौन सा वर्तमान काल का है। तात्कालिक वर्तमान यहाँ होगा ही नहीं। संदिग्ध की बात, मतलब क्या संदिग्ध की बात है, गाय मीठा दूध या कोई शंका की बात है, संदिग्ध की बात है, ऐसा है नहीं। तो अर्थात ऑप्शन है तात्कालिक नहीं, सामान्य वर्तमान काल जो है यह ऑप्शन ए में दिया है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उमा से पढ़ा नहीं जा सकता, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, वाच्य से प्रश्न पूछा है। तो भाई मैं आपको पहले बता दें, नहीं शब्द अक्सर ज्यादातर भाववाच्य में ही आता है, ऐसा है नहीं कि अन्य में नहीं आएगा, लेकिन ज्यादातर भाववाच्य में। इसमें उसकी मतलब कि दिखा रहा है कि उसे पढ़ा नहीं जा सकता जाता, अर्थात ऑप्शन सी राइट होगा, भाववाच्य। कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। कान पर जू न रेंगना, तो सभी लोग जानते हो कान पे जू न रेंगना, ऑप्शन ए में देख लेंगे। बहुत दुख होना, यह होगा नहीं। हिम्मत टूट जाना, यह भी नहीं होगा। कुछ असर न होला, कुछ असर न होना, ऑप्शन सी में दिया है। कान पर जू रेंगने का मतलब होता है कुछ असर न, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आकर्षक, आकर्षण का विलोम शब्द पूछा है। विलोम में देखिए भाई आकर्षण का विलोम पूछा है, तो आकर्षण का ऑप्शन में दिया है दूराकर्षण होगा क्या, नहीं भाई ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। विकर्षण होगा क्या, अनाकर्षण या पराकर्षण। तो देखो भाई अनाकर्षण में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अनाकर्षण अगर विकर्षण नहीं होता है तो हम अनाकर्षण चूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ विकर्षण दिया है तो इसलिए इसमें हम विकर्षण चूज करेंगे, अर्थात आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा, विकर्षण होगा, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है। सब विपत्ति का होना, सभी तरफ विपत्ति ही विपत्ति हो, अर्थात इसका लोकोक्ति हमें ढूंढना है। तो ऑप्शन में दिया आगे कुआं पीछे खाएं, भाई यही होगा ऑप्शन है, क्योंकि आगे कुआं पीछे खाएं, आप ही देख लो एक तरह से मान लो अगर आपके आगे कुआं हो पीछे खाएं हो, अर्थात किसी तरफ भी आप बच नहीं सकते, तो उसे ही बोलते हैं सब और विपत्ति का होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का स्थायी भाव जो जिसको याद रहेगा भाई वो बता देगा, निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद। अगला देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भाई, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद क्या होता है। तो दोहा का उल्टा क्या होता है भाई, सभी लोग जानते हैं दोहा का उल्टा सोरठा होता है, क्योंकि दोहा में कितने कितने मात्राएं होती हैं, 13 और 11 मात्राएं होती है, और सोरठा में 11 और 13 मात्राएं होती है, अर्थात दोहे का उल्टा सोरठा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अलंकार पूछा है भाई कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पानी, रहीमन पानी, पानी पानी और यहाँ पानी, तीन जगह पानी का यूज हुआ है, ठीक है, और तीनों पानी का अर्थ अलग अलग निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम बता देंगे कि ऑप्शन ए में दिया है श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी में दिया है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और विप्सा अलंकार। तो भाई बहुत लोग यमक अलंकार लगा के आए हुए हैं, जो हम बता देना चाहते हैं कि यमक अलंकार यहाँ सरासर गलत होगा, इसमें श्लेष अलंकार होता है, जहाँ दो या दो से अधिक शब्द हो और उनके अलग अलग अर्थ भी निकले, वहाँ यमक अलंकार श्लेष अलंकार होता है, अर्थात रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून में श्लेष अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं, अर्थात भेद का इसमें मतलब कौन सा अर्थ इसमें है जो भेद से संबंधित नहीं है। अनेकार्थी मतलब भेद के इसमें सभी अर्थ होंगे, लेकिन एक ऐसा अर्थ होगा जिसमें भेद का अर्थ नहीं है। भेद का अर्थ प्रकार भी होता है, जैसे इसके कितने भेद हैं सब लोग पूछते हैं, यानी कितने प्रकार हैं, भेद का अर्थ प्रकार भी होता है। भेद का अर्थ रहस्य होता है, मतलब उसने अपना भेद चुरा लिया या ऐसा हम कुछ बोलते हैं ना, तो भेद का मतलब रहस्य होता है। भेद का मतलब भिन्नता, मतलब उसके और बोल देते हैं राम और श्याम में बहुत भेद है, अर्थात बहुत भिन्नता है, यह भी होता है भेद का अर्थ। लेकिन भेद का अर्थ आप मूल्य नहीं देखे होंगे, कहीं मूल्य नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन डी इज राइट, भेद का अर्थ मूल्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन भाई दिया है गद्यांश से, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 65 प्रश्न संख्या 65 से 69 तक
क्या दिया है, गद्यांश के क्वेश्चन। इस गद्यांश को पढ़ना होगा, फिर इसका जवाब देना होगा। तो आइए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, हम इसको अच्छे से दिखा देते हैं। आप लोगों को पढ़ना होगा तो इसको गद्यांश को पढ़ लीजिए, इसके हम उत्तर को बता रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, मतलब इसका ये जो गद्यांश आप लोग पढ़े होंगे, इसका मेन शीर्षक क्या है, किस पे बात चल रही है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो राइट है। महात्मा गांधी के बारे में बात चली थी, महात्मा गांधी के श्रम संबंधित विचार। महात्मा गांधी इसमें श्रम पे अपने विचार को दे रहे हैं। और समस्त का पर्यायवाची पूछा है। भाई गद्यांश नहीं पढ़ोगे तो भी इसका जवाब दे सकते हो, इसलिए हम इसीलिए बोलते हैं कि पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया करो गद्यांश का। कई क्वेश्चन पर्यायवाची विलोम ऐसे ऐसे आ जाते हैं जिसका बिना पढ़े ही आप जवाब दे सकते हैं। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है, समस्त का संपूर्ण होता है कि वृद्धि होता है, विकास होता है, वर्धन। तो समस्त का मतलब होता है संपूर्ण, ऑप्शन ए ही राइट, समस्त का पर्यायवाची संपूर्ण। अगला क्वेश्चन का, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, इसका आशय क्या है, आशय स्पष्ट करने का। श्रम संबंधित क्या विचार थे महात्मा गांधी। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे क्या क्या दिया है, उसको पढ़ लेंगे। जैसे महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे। तो आप जब उसको पढ़ेंगे गद्यांश ऊपर वाला, तो आपको इसका जवाब पता चलेगा। तो हम इसको बता देते हैं, इसमें जो ऑप्शन बी है यह ज़्यादा, मतलब इसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ऑप्शन डी भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बी को आप जब उसको पढ़ेंगे गद्यांश को, तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी को ज़्यादा। महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे, अर्थात जो महात्मा गांधी के विचार थे वो श्रम पर आधारित थे। ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश का ही है। अगला क्वेश्चन भी गद्यांश का ही है, तो इसको हम देख लेंगे। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है। आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम आपको बता देंगे, उत्तर इसका होगा ऑप्शन सी, बिना श्रम भोजन करना। इस चोर की परिभाषा गद्यांश में यही दिया है कि मतलब बिना श्रम का जो भोजन करता है उसे चोर कहते हैं, महात्मा गांधी के हिसाब से गद्यांश में जो दिया है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी पापी किसे मानते थे। तो हम इसका ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन डी। गद्यांश पढ़ेंगे तो भाई आपको सब क्लियर हो जाएगा। आप लोग गद्यांश कृपया पढ़ के इसका जवाब दें। ऑप्शन डी में क्या दिया है, श्रम न करने वाले को, अर्थात महात्मा गांधी जो थे वो पापी किसे मानते थे, तो श्रम न करने वाले को। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। पंचवटी निम्न में से किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए में दिया है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी हरिऔध जी का है, ऑप्शन सी प्रेमचंद, और ऑप्शन डी मैत्री सरल गुप्त। तो यह आपका साहित्य से प्रश्न है। तो पंचवटी मैत्री सरल गुप्त की रचना है भाई, ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी है। निर्जा जो कृति है वो किसकी है। तो भाई जिसको याद रहेगा वो बता देगा। महादेवी वर्मा पहले दिए हुए ऑप्शन ए में, तो महादेवी वर्मा का ही है भाई, जिसको पता है वो सही कर लेगा इसको भी। ये भी साहित्य से 2 प्रश्न आए हैं रचनाओं से। और अगला हम बता देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। पूछ रहा है हिंदी भाषा किस भाषा से। ऑप्शन ए में दिया है बिहारी, ऑप्शन बी में दिया है द्रविड़, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो भाइयों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर पूछता कि हिंदी की आदि जननी कौन है तो हम लगाते संस्कृत, लेकिन हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुआ है तो हम लगाएंगे अपभ्रंश, क्योंकि अपभ्रंश के बाद ही हिंदी का उत्पन्न हुआ है। और हिंदी की आदि जननी पूछेगी तब हम संस्कृत लगाएंगे। बहुत लोग संस्कृत बता रहे हैं भाई, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी इज राइट होगा। ठीक है, अपभ्रंश के बाद क्योंकि हिंदी आई है इसलिए। और आदि जननी पूछा नहीं है कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो ऑप्शन डी इज राइट। अब अगला क्वेश्चन, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताए। तो बिल्कुल थक गया मतलब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया। ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें न तो काल को बता रहा है न तो स्थान को, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि बिल्कुल शब्द जो है परिमाण को बता रहा है उसके, कि मतलब एकदम थक चुका है और उसके बाद थोड़ी भी ताकत नहीं बची हुई है, एकदम थक चुका है, यानी उसके परिमाण को बता। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मृदु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। भाई यहाँ क्लियर देख लेना, नहीं है पूछा है। तो मृदु का अर्थ होता है कोमल, ऑप्शन ए तो है। मृदु का अर्थ मुलायम भी होता है, ऑप्शन बी भी राइट है। ऑप्शन सी में दिया है
मृषण, मृषण मतलब भी मृदु होता है, लेकिन जो ऑप्शन डी में कुल दिया है मृदु का मतलब कुल नहीं होता, अर्थात ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। श्रुतिसम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दिन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिन का मतलब सभी लोग जानते हैं, दिन का मतलब होता है दिवस, और इस दिन का मतलब होता है जिसमें बड़ी ई की मात्रा हो, इसका मतलब होता है गरीब, अर्थात इसमें दिया है दिवस पहले में दिया है और अंतिम में दिया है ऑप्शन डी में। तो देख लेंगे ऑप्शन डी इज राइट होगा, क्योंकि इसके साथ दिवस और गरीब दिया है, तो दिन का मतलब दिवस, दिन का मतलब गरीब, ऑप्शन डी सही होगा। अगला देख लेते हैं, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? तो आंखों के सामने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना था, ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्रत्यक्ष, तो यह ऑप्शन बी राइट होगा। तो यहाँ हम आपको भाई 38 क्वेश्चन करा चुके हैं हिंदी का, आप लोग इसको पूरा काउंट कर सकते हैं, 38 क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।